सुदूर दक्षिण में इतिहास का उद्भव। महापाषाणिक पृष्ठभूमि। प्रागैतिहासिक युग के बाद कई वस्तुएं ऐतिहासिक युग की शुरुआत का संकेत देती हैं, जैसे लोहे के फाल वाले हल से खेतों की जुताई करने वाले ग्रामीण समुदायों का बड़े पैमाने पर बसना, राज्य व्यवस्था का गठन, सामाजिक वर्गों का उदय, धातु के सिक्कों की शुरुआत, लिखने की कला का प्रचलन और लिखित साहित्य की शुरुआत। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक इनमें से कोई भी घटना भारतीय प्रायद्वीप के केंद्र कावेरी डेल्टा के ऊपरी हिस्सों में नहीं घटी थी। इस समय तक इस प्रायद्वीप के ऊपरी हिस्से में बसे लोग महापाषाण निर्माता कहलाते थे, जिनका पता उनकी दुर्लभ वास्तविक बस्तियों से नहीं बल्कि उनकी कब्रों की संरचनाओं से पता चलता है। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से घिरे होने के कारण इन कब्रों को महापाषाण कहा जाता था। इनमें केवल दफनाए गए मनुष्यों के कंकाल ही नहीं, मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी मिली है। हमारे पास प्रारंभिक लोह युग या प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के महापाषाणीय एवं काले मृदभांडों के 104 उत्खनन स्थलों की सूची है। यद्यपि उनमें से कुछ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, किंतु अधिकतर दक्षिण भारत में ही स्थित है। महापाषाणीय लोग लाल मृदभांडों सहित विभिन्न प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोगों के बीच काले और लाल मृदभांड ज़्यादा लोकप्रिय थे। ये इतने ज़्यादा प्रचलित और महत्वपूर्ण थे कि पुरातत्वविद द्वारा शुरू में काले लाल मृदभांडों को महापाषाणिक मृदभांड कहा जाने लगा था। मृत शरीर के साथ कब्रों में सामान दफनाने की प्रथा स्पष्ट है इस विश्वास पर आधारित थी कि मृतात्मा को परलोक में इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। आज हमें इन सामानों से उनकी आजीविका के स्रोतों का पता चलता है। इन महापाषाणीय वस्तुओं में लोहे के बने तीर, भाले, खुरचन, हंसिया और त्रिशूल पाए गए हैं। त्रिशूल को बाद में शिव से जोड़कर देखा गया। हालांकि दफनाए गए सामानों में कृषि उपकरणों की संख्या की तुलना में लड़ने और शिकार करने वाले हथियारों की संख्या अधिक है, जिससे प्रतीत होता है कि महापाषाणीय लोग उन्नत कृषि नहीं करते थे। महापाषाणिक लोग प्रायद्वीप के सभी ऊपरी इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी बहुतायत आबादी पूर्वी आंध्र और तमिलनाडु में मिलती है। महापाषाणीय संस्कृति का आरंभ ईसा पूर्व 1000 से माना जा सकता है। हालांकि कई उदाहरणों में महापाषाणिक अवस्था ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 1ली शताब्दी तक और कहीं-कहीं तो ईसा की शुरुआती शताब्दियों तक भी मालूम पड़ती है। अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित चोल, पांड्य और केरलपुत्र या चेर संभवतः भौतिक संस्कृति के
उत्तर महापाषाण युग के थे। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में महापाषाणीय लोगों के कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। वे मृतकों की अस्थियां लाल बर्तननुमा कलश में डालकर गड्ढों में दफनाते थे। कई जगह ये कलश पत्थर से घिरे नहीं होते थे और कब्र में भी अधिक वस्तुएं नहीं होती थी। कलशनुमा बर्तन में दफनाने की यह प्रथा कृष्णा गोदावरी घाटी में प्रचलित पत्थरों से घिरे शवों या खोदी गई कब्रों से भिन्न थी। लोहे का प्रयोग करने के बावजूद यह महापाषाणीय लोग बसने एवं शवों को दफनाने के लिए पहाड़ी ढलानों को पसंद करते थे। महापाषाणीय लोग धान और रागी का उत्पादन तो करते थे, किंतु उनके द्वारा की जा रही खेती बहुत ही कम जमीन पर होती थी। वे सामान्यतः घने जंगल के कारण मैदानी या निचले इलाकों में नहीं रहते थे। राज्य निर्माण और सभ्यता का विकास। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक महापाषाणीय लोग ऊपरी क्षेत्रों से उतरकर नदी तट के उपजाऊ घाटियों में बस गए और डेल्टाई क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाया। कई व्यापारी, विजेता, जैन, बौद्ध और कुछ ब्राह्मण धर्म प्रचारक उत्तर से प्रायद्वीप के अंतिम हिस्सों तक पहुँचे, जिनके साथ लाए गए विभिन्न भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के साथ इन स्थानीय महापाषाणिक लोगों का संपर्क हुआ, जिसके कारण यह लोग भी बरसाती धान जैसी फसलें उपजाने लगे। उन्होंने कई गांव एवं नगर बसाए और उनके बीच सामाजिक वर्ग विकसित किए। उत्तर और सुदूर दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क, जिसे तमिश्कम कहा जाता है, ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। उत्तर के लोगों ने दक्षिण जाने वाले मार्ग दक्षिणापथ का महत्व जाना, क्योंकि दक्षिण से सोना, मोती एवं विभिन्न कीमती रत्न प्राप्त होते थे। पाटलिपुत्र में रहने वाले मेगास्थनीज को पांड्य देश का ज्ञान था। प्रारंभिक संगम ग्रंथों में गंगा और सोन नदी तथा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य की सीमाओं पर बसे चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सतीयपूतों का उल्लेख है। इनमें से अभी तक केवल सतीयपूतों की स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है। इनमें ताम्रपर्णी या श्रीलंका के लोगों का भी उल्लेख है। अशोक की देवप्रिय उपाधि भी एक तमिल नायक ने ही धारण की। यह सब जैनों, बौद्धों, आजीविकों और ब्राह्मणों द्वारा धर्म प्रचार एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही व्यापारियों के आगमन के फलस्वरूप हुआ। उल्लेखनीय है कि अशोक के अभिलेख मुख्य राजमार्गों पर स्थापित किए गए थे। इन प्रारंभिक तमिल ब्राह्मी अभिलेखों में विभिन्न संप्रदायों की गतिविधियों का उल्लेख है, जिनसे स्पष्ट होता है कि दक्षिण में गंगा नदी का सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक प्रभावशाली था, किंतु बाद में
ब्राह्मणिक प्रभाव तमिश्कम पर भी प्रचुरता से मिलता है, जो कि चौथी शताब्दी के बाद संभव हुआ। अंततः तमिल संस्कृति के कई तत्व उत्तर में फैले और ब्राह्मणिक ग्रंथों में भी कावेरी को भारत की पवित्र नदियों में से एक माना गया। दक्षिण में लोहे के तकनीकी प्रयोग से वनों की कटाई और हल द्वारा खेती को बढ़ावा मिला, शायद जिसके प्रसार के बिना ये दक्षिणी राज्य विकसित नहीं होते। इसके अलावा जनपद और मगध साम्राज्य के पंच चिन्हित सिक्कों के प्राप्त होने से भी उत्तर दक्षिण व्यापार के विकसित होने के संकेत मिलते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते हुए व्यापार ने चोल, चेर और पांड्य राज्यों के उदय में भी योगदान दिया। पहली शताब्दी से ही इन तीनों राज्यों के शासक एक और दक्षिण भारत के तटीय हिस्सों से दूसरी ओर रोमन साम्राज्य के पूर्वी उपनिवेशों से विशेषकर मिस्र के साथ किए गए निर्यात और आयात गतिविधियों से लाभान्वित होते रहे। तीन प्रारंभिक साम्राज्य। कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर तीन राज्यों में विभाजित था: चोल, पांड्य और चेर या केरल। पांड्याओं का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और एक महिला द्वारा शासित था, जो पांड्य समाज में कुछ हद तक मातृसत्तात्मक प्रभाव को दर्शाता है। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग पर था, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु की राजधानी मदुरै सहित आधुनिक जिले तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरै शामिल थे। ईसा की शुरुआती शताब्दियों में रचित तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है, जिसमें पांड्य शासकों का उल्लेख है, किंतु इसका कोई सुसंगत इतिहास नहीं मिलता। सिर्फ दो एक पांड्य विजेताओं का ही उल्लेख मिलता है। हालांकि संगम साहित्य के अनुसार राज्य धनी और समृद्ध था। पांड्य राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त करते थे। बाद में इन्होंने रोमन सम्राट ऑगस्टस के पास अपने राजदूत भी भेजे। इस राज्य में ब्राह्मणों का काफ़ी प्रभाव था और ईसा की शुरुआती शताब्दियों में पांड्य राजा वैदिक यज्ञ करते थे। चोल साम्राज्य प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में चोल मंडलम या कोरोमंडल कहा जाता था। यह पांड्य क्षेत्र के उत्तर पूर्व में पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच स्थित था। संगम ग्रंथों से चोलों के राजनीतिक इतिहास का भी कुछ पता चलता है। इनका मुख्य राजनीतिक केंद्र उरैयूर में था, जो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्य में एलारा नामक एक चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और लगभग 50 वर्षों तक इस पर शासन किया। चोलों का स्पष्ट इतिहास दूसरी शताब्दी में उनके प्रसिद्ध राजा करकल से शुरू होता है। उन्होंने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया। यह श्रीलंका से बंदी बनाकर
लाए गए 12,000 गुलामों के श्रम से बनाया गया था। चोल राजधानी पुहार की पहचान कावेरीपट्टनम से की गई है। यह व्यापार और वाणिज्य का एक अच्छा केंद्र था। उत्खननों से पता चलता है कि यहाँ एक विशाल बंदरगाह था। सूती कपड़े का व्यापार चोलों की संपत्ति के प्रमुख स्रोतों में से एक था और उनके पास एक कुशल नौसेना भी थी। करकल के उत्तराधिकारियों के समय चोल साम्राज्य की शक्ति में तेजी से गिरावट आई। उनकी राजधानी कावेरीपट्टनम को नष्ट कर उस पर कब्जा कर लिया गया। उनकी दो पड़ोसी शक्तियों चेर और पांड्यों ने चोल साम्राज्य के अंदर अपना अपना राज्य फैलाना प्रारंभ किया। चोलों की जो बची खुची शक्ति थी वह भी उत्तर से पल्लवों के हमलों में समाप्त हो गई। अतः ईसा की चौथी से लेकर 9वीं शताब्दी तक चोलों ने दक्षिण भारतीय इतिहास में आंशिक भूमिका ही निभाई। चेर या केरल देश पांड्य के उत्तर और पश्चिम में स्थित था। इसमें समुद्र और पहाड़ के बीच की वह संकरी भूमि शामिल थी जिसमें आधुनिक केरल एवं तमिलनाडु के हिस्से शामिल हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में चेर राज्य चोल और पांड्य की तरह महत्वपूर्ण थे। उनकी यह प्रगति रोमनों के साथ व्यापार के कारण हुई थी। रोमन ने अपने हितों की सुरक्षा हेतु मुजीरिस में 2 सैनिक टुकड़ियां स्थापित की थी जो चेर साम्राज्य में कांगनोर नाम से जाने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने वहां ऑगस्टस का एक मंदिर भी बनाया था। चेरों का इतिहास चोलों और पांड्यों के साथ लगातार युद्धों का इतिहास है। यद्यपि चेरों ने चोल राजा करकल के पिता को मार डाला, किंतु इस संघर्ष में चेर राजा को भी अपना जीवन खोना पड़ा। बाद में दोनों राज्य अस्थायी रूप से मित्र भी बन गए और वैवाहिक गठबंधन भी कर लिया। इसके बावजूद चेर राजा पांड्य शासकों के साथ मिलकर चोलों के विरुद्ध हो गए, लेकिन चोलों ने इन दोनों ही सहयोगियों को हरा दिया। कहा जाता है कि चेर राजा पीठ की तरफ से घायल हो गया था, जिस शर्मिंदगी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। चेर कवियों के अनुसार उनके सबसे महान राजा सेंगुतुवन थे, जिन्हें लाल या अच्छे चेर भी कहा जाता था। उसने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर अपने चचेरे भाई को सिंहासन पर बैठाया था। कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर दिशा पर हमला कर गंगा पार किया। हालांकि यह अतिशयोक्ति लगती है। ईसा की दूसरी शताब्दी के बाद चेर का पतन हो गया और हम 8वीं शताब्दी तक इसके इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इन तीनों राज्यों का राजनीतिक इतिहास मुख्य रूप से एक दूसरे और श्रीलंका के साथ युद्ध की कहानी में है। हालांकि ये राज्य युद्ध के कारण कमज़ोर तो हुए, परंतु वे उनके प्राकृतिक संसाधनों और विदेशी व्यापार से लाभान्वित भी हुए। वे मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च उपजाते थे, जिसकी पश्चिमी दुनिया में बहुत मांग थी। उन्हें अपने हाथियों से
हाथी दांत प्राप्त होते थे, जिसे उन्होंने पश्चिम में आपूर्ति की, जहां हाथी दांत अत्यधिक मूल्यवान हुआ करते थे। वे समुद्र से मोती निकालते थे और खानों से कीमती पत्थर भी, जिनका पश्चिम में पर्याप्त निर्यात हुआ। इसके अलावा उन्होंने मलमल और रेशम का भी उत्पादन किया। कहा जाता है कि इनके सूती कपड़े सांप के केंचुलू जैसे महीन होते थे। प्राचीन तमिल कविताओं में रेशम पर नक्काशीदार बुनाई का भी उल्लेख है। उरेयूर अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में तमिलों ने एक और ग्रीक या मिस्र के हेलेनिस्टिक साम्राज्य और अरब के साथ, तो दूसरी ओर मलय द्वीप समूह और चीन के साथ व्यापार किया। इस व्यापार के परिणाम स्वरूप चावल, अदरक, दालचीनी और अन्य सामग्रियों के लिए यूनानी भाषा में नए शब्द तमिल भाषा से ही आए। जब मिस्र एक रोमन प्रांत बन गया और पहली शताब्दी की शुरुआत में मानसून की खोज की गई, तो इस व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार पहले 2.5 शताब्दियों तक दक्षिणी राज्यों और रोम के बीच लाभदायक व्यापार चलता रहा। बाद में इस व्यापार में आई गिरावट के साथ इन राज्यों का पतन होना भी शुरू हुआ। धन और शक्ति, स्थानीय और विदेशी व्यापार दोनों ही राज्य के आय के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। पुहार के अधिकारियों के काम करने के तरीके से हम अवगत हैं। जो व्यापारी अपने सामान अन्य जगहों पर ले जाकर बेचते थे, उनसे परिवहन चुंगी भी लिया जाता था। व्यापारियों की सुरक्षा और तस्करी की रोकथाम के लिए सड़कों पर सैनिक निरंतर निगरानी रखते थे। युद्ध में लूटी गई संपत्ति को भी राजकोषीय आय माना जाता था, किंतु युद्ध और राज्य व्यवस्था की वास्तविक नींव कृषि से मिलने वाली नियमित आय पर निर्भर थी। हालांकि ऐसा स्पष्ट नहीं है कि राजा द्वारा कृषि उत्पाद का कितना हिस्सा वसूला जाता था। प्रायद्वीप और उससे जुड़े क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ थे। यहाँ धान, रागी और गन्ना का उत्पादन होता था। कावेरी मुहाने के बारे में कहा गया है कि जितनी जगह में एक हाथी लेट सकता था, उतनी जमीन में 7 व्यक्तियों को खिलाने लायक कृषि होती थी। इसके अलावा तमिल क्षेत्र में अनाज, फल, काली मिर्च और हल्दी की भी उपज होती थी। ऐसा लगता है कि इन सब में राजा का हिस्सा होता रहा होगा। जाहिर है कि किसानों द्वारा एकत्र किए हुए करों से राज्य सेना को बनाए रखे। इसमें बैल से खींचे जाने वाले रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। युद्ध में हाथियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। पांड्य के साम्राज्य में घोड़ों को समुद्री रास्ते के द्वारा मंगवाया जाता था। सामंत और राजकुमार या सेना के कप्तान हाथी से चलते थे और सेनापति रथ से। पैदल सिपाही और घुड़सवार अपने पैरों की रक्षा के लिए चमड़े की चप्पलें पहनते थे। सामाजिक वर्गों का उदय। व्यापारिक आय, युद्ध में लूटी गई संपत्ति और कृषि से प्राप्त आमदनी ने राजा को
वेतनभोगी सैनिकों को बनाए रखने और भाटों एवं पुजारियों, जो अधिकतर ब्राह्मण होते थे, को भी शरण देने में सक्षम बनाया। तमिल में ब्राह्मण सबसे पहले संगम युग में आए। ब्राह्मणों को कभी न सताने वाला राजा आदर्श राजा कहलाता था। कवि ब्राह्मण कवि थे, जिनकी रचनाओं के लिए राजा उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कृत करते थे। कहा जाता है कि करकल ने एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दिया था, किंतु यह अतिशयोक्ति लगती है। स्वर्ण के अलावा कवियों या भाटों को नगद, भूमि, रथ, घोड़े और यहाँ तक कि हाथी भी प्रदान किए जाते थे। तमिल ब्राह्मण मांस और मदिरा का भी सेवन करते थे। संगम ग्रंथों में क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण का विधिवत उल्लेख है। राज्य व्यवस्था और समाज में योद्धा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था। औपचारिक समारोहों में सेना के कप्तानों को एनादी की उपाधि से नवाजा जाता था। हालांकि वैश्यों के बारे में कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। चोलों और पांड्यों दोनों राज्यों में असैनिक और सैन्य कार्यालयों में वल्लाल या अमीर किसान ही होते थे। शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। इनके वैवाहिक संबंध वल्लालों के साथ होते थे, जबकि वल्लाल चौथी जाति में आते थे, किंतु सर्वाधिक जमीनें उनके पास ही थी, इसलिए वे कृषक वर्ग में आते थे। ये अमीर और गरीब दोनों होते थे। अमीर खेतों में खुद काम नहीं करते थे, बल्कि खेतों में काम करने के लिए मजदूर रखते थे। ये मजदूर आमतौर पर सबसे निचले वर्ग या कडेसियर के होते थे, जिनकी स्थिति गुलामों से मिलती जुलती थी। कुछ कारीगरों को भी कृषि मजदूरों से अलग नहीं माना जाता था। पेरियार कृषि मजदूर थे। वे पशु की खाल निकालते थे और चटाई के रूप में इस्तेमाल करते थे। कई अछूत और वनवासी अत्यधिक गरीबी से पीड़ित थे और दाने दाने को मोहताज थे। हमें संगम युग में व्याप्त सामाजिक असमानता का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। अमीर ईंट और गारे से बने पक्के घरों में रहते थे और गरीब झोंपड़ियों में। शहरों के अमीर व्यापारी घरों की ऊपरी मंजिल में रहते थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि संस्कार और धर्म का इस्तेमाल सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने के लिए किया गया था या नहीं। यहाँ ब्राह्मणों और क्षत्रिय जातियों का उदय तो दिखता है, किंतु संगम युग की शुरुआत में वैसा घोर जाति भेद मौजूद नहीं था जैसा कि संगम युग के अंतिम काल में हो गया था। ब्राह्मणिक संस्कृति की शुरुआत। ईसा की शुरुआती शताब्दियों में तमिल क्षेत्र में जो राज्य और समाज स्थापित हुए, उन पर ब्राह्मणिक संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव दिखता है, किंतु यह प्रभाव तमिल क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से के ऊपरी वर्गों तक ही सीमित था। राजा वैदिक यज्ञ करते थे। वेदों के अनुयायी ब्राह्मण शास्त्रार्थ करते थे, परंतु पहाड़ी क्षेत्र के लोगों द्वारा स्थानीय देवता मुरुगन की पूजा की जाती थी, जो मध्यकालीन युग के प्रारंभ से सुब्रमण्यम कहलाते थे। विष्णु की पूजा का भी
उल्लेख किया गया है। शायद यह परंपरा बाद में शुरू हुई होगी। मृतकों के साथ जीवनोपयोगी वस्तुओं को दफनाने की महापाषाणीय प्रथा जारी रही। मृतकों के नाम दान दिया जाता था। शवों को शमशान में जलाने की प्रथा अस्तित्व में आई। साथ में महापाषाण काल से चली आ रही दफनाने की परंपरा भी विद्यमान रही। तमिल भाषा और संगम साहित्य। ऐतिहासिक काल की शुरुआत में तमिलों के जीवन के बारे में ऊपर जो भी बताया गया है वे संगम साहित्य पर आधारित है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन भी था जो संभवतः किन्हीं प्रमुखों या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होती थी। हालांकि हम न तो ऐसे संगमों की संख्या जानते हैं, न ही वह अवधि जब उन्हें आयोजित किया जाता था। 8वीं शताब्दी के मध्य में तमिल टिप्पणी में कहा गया है कि 3 संगम 9,990 वर्षों तक चले। इनमें 8,598 कवियों ने भाग लिया और 197 पांड्य राजा उनके संरक्षक थे। हालांकि यह अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, किंतु यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के संगम या बैठकें मदुरै में राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित किए जाते थे। इन विधान सभाओं द्वारा तैयार किए गए जो भी साहित्य उपलब्ध हैं उन्हें सन 300 से 600 ईस्वी में संकलित किया गया था। हालांकि इस साहित्य के कुछ हिस्सों में दूसरी शताब्दी का वर्णन है, जिससे यह ईसा पूर्व 2री सदी के भी प्रतीत होते हैं। संगम साहित्य को 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है, आख्यानात्मक या कथात्मक और उपदेशात्मक। इस आख्यान ग्रंथों को मेलकणक्कु या 18 महान ग्रंथ कहा जाता है। इसमें 18 प्रमुख कृतियाँ शामिल है, जिनमें 8 कथा संग्रह और 10 गीत या काव्य शामिल हैं, और उपदेशात्मक ग्रंथों को मेलकणक्कु या 18 लघु ग्रंथ कहा जाता है।